Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing five major articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे टाइप 5 डायबिटीज के बारे में, सेकेंड आर्टिकल में डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट के बारे में, थर्ड आर्टिकल वक्फ बोर्ड के बारे में, फोर्थ आर्टिकल मानसरोवर यात्रा के बारे में एंड लास्ट में हम लेप्टोब्रमकियम एक फ्रॉग स्पीशीज है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं सबसे पहले डायबिटीज से रिलेटेड हमारे पहले आर्टिकल की। अब देखो डायबिटीज की जो मेजर एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आती है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन सफिशिएंट ना हो और बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करे, इंक्रीज करे। अब ये वैसे तो दो टाइप की आज तक हम मानते थे, टाइप 1 एंड टाइप 2, बट हाल फिलहाल में इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन डब्ल्यूटीओ ने 1985 में इसे रिकॉग्नाइज किया था, बट अभी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने टाइप 5 डायबिटीज को भी रिकॉग्नाइज किया एक जनरल टाइप डायबिटीज का। अब इसमें होता क्या, ये एक तरह की जो क्रॉनिक माल नरिशमेंट या अंडर नरिशमेंट देखने को मिलती है टीन एजर्स में, यंग अडल्ट्स में, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। चाहे आप बात करो इंडिया की, आप बात करो बांग्लादेश की, इवन आप श्रीलंका की बात करो, इन सभी कंट्रीज में, नॉट जस्ट यहाँ की, अफ्रीका के देश, साउथ एशिया के बाकी देश, वहां पर ये कॉमन है ये बीमारी। अब इसमें क्या होता है कि भाई आपके जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के सेल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये माल नरिशमेंट के कारण इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और जिसको आप अक्सर टाइप जे डायबिटीज के नाम से भी जानते हो या जे टाइप डायबिटीज के नाम से भी जानते हो, बिकॉज 1955 में जमाइका में सबसे पहले इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया था। नाउ इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे माँ अगर माल नरिशमेंट है, इससे बच्चे का पेनक्रियास अच्छे से डेवलप नहीं होता, जिससे कहीं ना कहीं बेटा सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है जो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। और ये आगे चलकर माल नरिशमेंट जो बर्थ के टाइम पे भी आगे कंटिन्यू रहती है, तो इससे ये पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, जिससे डायबिटीज आपको देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिसिबल नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में नहीं आती है। बस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ये बीमारी ज्यादा फैलती है। पुअर न्यूट्रिशन जहां पर आपको देखने को मिलेगा वहां पर ये कॉमन है। जमाइका में 1955 में ये बीमारी देखने को मिली थी, डब्ल्यूएचओ ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। एंड देन अगर आप बात करें तो ये बीमारी युगांडा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा कॉमन है। So this was the thing that you have to remember about the article. Now let's talk about the next important article. नेक्स्ट आर्टिकल है डब्ल्यूटीओ के फोरकास्ट के ऊपर। देखो डब्ल्यूटीओ के फोरकास्ट ये बायनुअल आपकी एक रिपोर्ट है, तो अल से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा तो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट बार बार पब्लिश होती रहती है, तो ऐसी रिपोर्ट्स के डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट फिलहाल के लिए आप मान के चलो डब्ल्यूटीओ की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है या ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 0.2% से श्रिंक करने वाली है। अब इसके पीछे इन्होंने तीन मेजर रीजंस दिए। पहला रीजन जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूएस ने अपनाई है वो, दूसरी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं वो, एंड यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है इसकी वजह से ग्लोबल मर्चेंडाइज आपकी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे रिस्क पे है। वैसे दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आपको काफी मर्चेंडाइज ग्रो भी करती हुई दिख रही है ट्रेड, जैसे मिडिल ईस्ट और कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपकी इंपोर्ट्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यहाँ पर आपकी जो इंपोर्ट के ट्रेंड है वो डिक्लाइन करते हुए दिख रहे हैं। इन एडिशन टू दिस वर्ल्ड रियल जीडीपी की अगर बात करें तो श्रिंक होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है, इससे रिसेशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मर्चेंडाइज ट्रेड की बात की जाए तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 5% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन, क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी भी वेरियस कंट्रीज में रह सकती है। अब बात की जाए डब्ल्यूटीओ की जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक गैट था आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करके 1995 में आपकी डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें 166 कंट्रीज मेंबर हैं और जो ग्लोबल ट्रेड का 98% रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्मूथ, प्रिडिक्टेबल एंड फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। तो आपस में ट्रेड की नेगोशिएशंस, मर्चेंडाइज की सेटलमेंट्स, कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सेटल करने के लिए, एंड इवन जैसे ट्रेड पॉलिसीज वेरियस कंट्रीज की है उसको रेगुलेट करने का, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये मेजर कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जिसके ऊपर आपका ये फोकस करता है डब्ल्यूटीओ। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू वक्फ बिल। वक्फ की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, आप अभी हमारे पास 100 से ज्यादा पटिशंस आ चुकी हैं एंड इन पटिशंस के अंदर काफी सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं, जैसे रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर, पहला इस क्लॉज को लेके, दूसरा नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन को लेके, एंड तीसरा स्टेट्स न्यू अथॉरिटी कि ये डिसाइड करेंगे कि वेदर प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है या नहीं। तो कहते हैं वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है। कहते हैं देखो, सबसे पहली बात कि वक्फ की जमीन क्या थी। कहते हैं ये एक तरह का आपका रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन था मुस्लिम्स में, उसको ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज करता है वक्फ बोर्ड। अब इसमें अमेंडमेंट करके यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो, अगर किसी जमीन का आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे शायद। ऐसा इसमें अमेंडमेंट ने क्या किया कि डी रिकॉग्नाइज किया उन प्रॉपर्टीज को जो आप ये मान के चलो कि लाइक विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिल रही है। अब कैसे, जैसे जामा मस्जिद है या कई और आपके ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको पहले से ही देखने को मिलता है कि जब इस्लाम इंडिया में आया था तब इसकी फॉर्मेशन हुई थी एंड उस समय कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, तो कई जमीनों को डॉक्यूमेंटेशन मिल ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि भाई यहां पर एक कंसर्न तो ये आ जाता है। फिर दूसरा, नॉन मुस्लिम्स को जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है उसके अंदर अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। तो कहते हैं कि भाई इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर आपके अपॉइंट किए जा रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, एंड उसको लेके वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को डिल्यूट किया जा रहा है, इसको लेके लोगों को चिंता है। देन 5 ईयर रिलीजियस रिक्वायरमेंट कि भाई आप इस्लाम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। अब ये सीधा सीधा आर्टिकल 26 यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इसका वायलेशन है। देन यहाँ पे स्टेट्स पावर टू डिसाइड ओनरशिप, लास्ट में एक प्रॉब्लम आती है कि भाई यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या वो लैंड रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करता है या सरकार को बिलोंग करता है। तो इस चीज को लेके भी यहाँ पर कंसर्न्स है। तो क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कहते हैं कि देखो, अगर आप वक्फ बाय यूजर को इम्प्लीमेंट करते हो, अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जामा मस्जिद का मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई कई एंशिएंट प्रॉपर्टी है जहां पर उस समय सेल डीड होती ही नहीं थी, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे। दूसरी चीज कहते हैं कि भाई आप एक काम करो कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने वक्फ की डिक्लेयर की है तो आप उसको डिनोटिफाई मत करो। तीसरी चीज कहते हैं जी, ओनरशिप का जो प्रीव्यू है आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाओ, वो ओनरशिप डिटरमाइन करेगा, बट आप यहां पे मतलब बाकी चीजों के ऊपर अंतरिम होल्ड लगा दो। नॉन मुस्लिम की बात की गई तो कहते कि भी ठीक है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स आपके आप इसमें इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बना दो, बट ये इंश्योर करो कि मुस्लिम्स हमेशा मेजॉरिटी में रहे। तो वो चीज यहां पर आपको कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा इंपॉर्टेंट है, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। अब यहां से न्यू दिल्ली से जैसे एक रास्ता है जो आपका बाय फ्लाइट बाय रोड आप नेपाल होके यहां पर जाते हैं, बट दूसरा आपका रास्ता सिक्किम से होके और एक रास्ता आपका उत्तराखंड से होके है। तो अभी गवर्नमेंट ये देख रही है क्योंकि पेंडेमिक के बाद से, इवन बॉर्डर टेंशन के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई नहीं है, तो कैसे इसको वापस से स्टार्ट किया जा सके इसके ऊपर फोकस है। तो जून से सितंबर के बीच में ये यात्रा होती है एंड चाइना के तिब्बत प्रोविंस के अंदर जो ऑटोनोमस प्रोविंस है वहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं। लिपुलेख पास और नथुला पास, एक उत्तराखंड में एक सिक्किम में,
इसके थ्रू ये आपकी यात्रा कंडक्ट की जाती है एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैंडल करती है। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदूज इससे रिलेट करते हैं एंड कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलीजियस डिप्लोमेसी का ये पार्ट बन सकता है। देन आपका ये जो हिस्टोरिकल वैल्यूज है खासकर लाइक इंडिया की, उसको कहीं ना कहीं होल्ड करता है एंड स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसके रहते ही हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, जहां पर आखिरी आर्टिकल में हम एक फ्रॉग के बारे में बात करेंगे जो असम में मिला है। असम गुवाहाटी में एक खरबंगा फॉरेस्ट रिजर्व है, इसमें ये आपको फ्रॉग मिला है। काफी अच्छी सी लुक है इसकी वैसे तो, बट आप ये मान के चलो कि इस जीनस के ऑलमोस्ट हमारे पास 38 फ्रॉग स्पीशीज है। कहाँ कहाँ? सदर्न चाइना में, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और फिलीपींस में। तो इसको नाम दिया गया लेपिटो ब्रेकियम आरियंटियम। बेसिकली आरियंटियम नाम आर्या विद्यापीठ कॉलेज के नाम से जिसने इसको डिस्कवर किया। तो दिस वाज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल नए डिस्कशन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।